हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भोजन के एक महत्वपूर्ण अवयव विटामिन के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने आपको भोजन के बारे में बताया था कि भोजन क्या है। भोजन वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये हमारे शरीर की टूट फूट और मरम्मत करते हैं। ये हमारे शरीर का निर्माण और वृद्धि में सहायक है। भोजन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, यानी हमें प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। अब भोजन में ये विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित होते हैं, तो इसमें विभिन्न प्रकार के अवयव उपस्थित रहते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपसे ये भी जिक्र किया था और उनका वर्णन भी किया था कि भोजन के कौन कौन से मुख्य अवयव हैं। हमने 6 अवयवों के बारे में आपसे बात साझा की थी। इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, लिपिड्स, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और विटामिन्स। हमने ऊपर के 5 अवयवों के बारे में आपसे बात की थी। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं और ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा और लिपिड्स ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं, लेकिन ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षाकृत इनमें कम मात्रा में होती है और ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करते हैं और फास्फोलिपिड जैसे लिपिड्स जो हैं हमारी कोशिका के निर्माण में सहायता करते हैं। तीसरे नंबर पर थे प्रोटीन्स। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और एक महत्वपूर्ण नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। कभी कभी इनमें फास्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, निर्माण करते हैं, टूट फूट और मरम्मत भी करते हैं। बहुत से एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा होता है। इसके बाद हमने बताया था खनिज लवण। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण हमारे शरीर में पाए जाते हैं, हमारे भोजन में होते हैं और विभिन्न प्रकार का कार्य वो संपादित करते हैं। जल की भूमिका के बारे में हमने बताया था कि जल एक विलायक के रूप में कार्य करता है। वह सभी पदार्थों को विलय करने के बाद ही उपापचयी क्रियाओं को संपादित करता है। आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक का वर्णन करेंगे वो है विटामिन्स। क्या होते हैं विटामिन्स? तो विटामिन्स कार्बनिक पदार्थ हैं। विटामिन्स जो हैं कार्बनिक पदार्थ हैं और जिनकी बहुत कम मात्रा ही उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। क्रियाएं हमारे शरीर में बहुत सी अपचय और उपचय क्रियाएं होती रहती हैं। निर्माणकारी और विनाशकारी क्रियाएं होती हैं जिन्हें उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। उनके लिए विटामिन्स महत्वपूर्ण होते हैं। चूंकि इनकी बहुत कम मात्रा ही हमारी उपापचयी क्रियाओं के लिए महत्व रखती है और यही हमारे शरीर की क्रियाओं को संपादित करने में हेल्प करती हैं, इसलिए इन्हें वृद्धि तत्व भी कहते हैं। विटामिन्स को ग्रोथ फैक्टर भी कहा गया है, वृद्धि तत्व कहते हैं। विटामिन्स की कमी से डेफिशिएंसी रोग हो जाते हैं, अल्पता रोग होते हैं। अगर विटामिन्स की कमी शरीर में हो जाए तो अल्पता रोग हो जाते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। अभी तक 20 से अधिक विटामिन्स की खोज हो चुकी है, जिनमें से कुछ विटामिन्स हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। आइए देखते हैं इन विटामिन्स को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। घुलनशीलता के आधार पर कि भाई विटामिन्स किस विलायक में घुलते हैं, उस आधार पर विटामिन्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक विटामिन्स वो हैं जो जल में घुलनशील हैं और एक विटामिन्स वो हैं जो वसा में घुलनशील हैं। तो पहले हम देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन
और दूसरे विटामिन वो हैं जो वसा में घुलनशील है। तो सेकंड आएंगे वसा में घुलनशील विटामिन। यानी वे विटामिन जो जल में ही घुल जाते हैं और वे विटामिन जो वसा में घुलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, आपके जो वाटर कलर्स होते हैं, जो रंग आप ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं, वो किस में घुल जाते हैं? पानी में घुल जाते हैं। लेकिन जो पेंट आप दरवाजे और खिड़कियों पे करते हैं वो तो पानी में नहीं घुलता। उसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? आपको तारपीन का तेल इस्तेमाल करना पड़ता है, एक वसा इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ऐसे ही विटामिन है। तो पहले हम देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन। याद करने की दृष्टि से बिल्कुल सिंपल है। जल में घुलनशील विटामिन को आप याद कर लीजिएगा। ये केवल दो विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और जो शेष बचे विटामिन हैं वो आप किसमें लिख देंगे? वसा में घुलनशील विटामिन। कौन कौन से बच गए विटामिन? विटामिन ए, एक याद रख लीजिएगा, दूसरे अपने आप याद हो जाएंगे। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इस प्रकार से ये विटामिन होते हैं। अब हम अंग्रेजी के अल्फाबेट क्रम में इन एक एक विटामिन को पढ़ेंगे, इनके थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। इनके क्या रासायनिक नाम है, क्या इनके स्रोत हैं, क्या ये कार्य करते हैं और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे विटामिन ए का। सभी विटामिन जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, वास्तव में इनकी संचय बहुत कम है। और संचय कम होने से, और ये उत्सर्जित भी होते हैं मूत्र में, तो हमें इन्हें रोज अपने भोजन में लेना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम इसी क्रम में विटामिन के क्रम में करेंगे विटामिन ए। अगर हम विटामिन ए की रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये तो आपने देखा कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए। अब इसके स्रोत क्या क्या है, किन किन स्रोतों में विटामिन ए मिलता है, कहां से विटामिन ए मिलेगा? स्रोत है इसका दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, पीला भाग यानी अंडे का, जिगर जिसे कलेजी कहते हैं, मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल, और गाजर जो पीली सब्जी है, कद्दू, पीला कद्दू, हरा कद्दू नहीं, पीला कद्दू, पीला जो हिस्सा होता है सब्जियों का, जो पीली भाग है, उनमें भी विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए कार्य क्या करता है हमारे शरीर में? कार्य देखें अगर हम इसका, विटामिन ए बच्चों हमारे नेत्रों में, आंखों में एक पदार्थ होता है रोडोप्सिन। उसके निर्माण में सहायता करता है। और ये रोडोप्सिन पदार्थ हमें अंधेरे में देखने में सहायता करता है ना? तो कार्य क्या है? रोडोप्सिन का निर्माण। और ये विटामिन ए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करता है। और विटामिन ए जो है कुछ हद तक जनन क्रियाओं के लिए भी जरूरी होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से
हमारे शरीर में जो रोग होता है उसे हम कहते हैं रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और क्या होता है ये रोग? इस रोग में व्यक्ति को, जिसे ये रोग होता है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता। जो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, जब वो अंधेरे में जाते हैं तो कुछ समय के लिए तो उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें दिखना प्रारंभ हो जाता है, वो चीजों को अनुभव करने लगते हैं। लेकिन जिसे रतौंधी है वो अंधेरे में नहीं देख पाता है। तो इसलिए आपको विटामिन ए बचपन से, है ना, डोज पिलाई जाती है विटामिन से ए की, आप में कमी ना हो, आपकी आंखें जो है, नेत्र जो है, स्वस्थ हो। इसके बाद दूसरा विटामिन आता है बच्चों, विटामिन बी। विटामिन बी वास्तव में कई विटामिनों का समूह होता है। इस कारण से इसे अकेले विटामिन बी ना कह के इसे कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इस समूह में कई विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी12, Hg, इस तरह से। सामान्यतः हम जो बात करेंगे, हम विटामिन बी1 के बारे में ही बात कर लेंगे। वैसे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही लिखेंगे। इसके स्रोत क्या है भाई? विटामिन के स्रोत कहां कहां है? ये मिलेगा आपको अनाज के छिलकों में। अनाज के छिलके, जिसे आप चोकर कहते हैं, छिलकों में वहां मिलेगा ये मिलेगा आपको अंडे में, सोयाबीन में, है ना, जिगर में भी होता है ये। इनमें विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी। चोकर, है ना, सामान्यतः आप क्या करते हैं, जब आपके घरों में रोटियां बनती है तो आटे को छाना जाता है। आटे को छानने के बाद चोकर अलग कर दिया जाता है और बाकी हिस्से की रोटी बना ली जाती है। चोकर जो है जानवर खाते हैं, वो आप, है ना, कोई जानवर आता है उसे दे देते हैं और से भाग की रोटी खाते हैं। तो विटामिन बी तो चला गया भाई उसमें, आपको तो मिल गया खाली भाग हिस्सा। तो इसलिए जो अनाज है उसे छानना नहीं चाहिए अगर आपको विटामिन बी उससे लेना है। तो ये तो इसके स्रोत थे। कार्य क्या करता है विटामिन बी? अगर हम कार्य की बात करें तो विटामिन बी शर्करा के उपापचय के लिए आवश्यक है। शर्करा के उपापचय के लिए आवश्यक है। आवश्यक है। और अगर विटामिन बी की कमी हो जाए, विटामिन बी की कमी होने पर विटामिन, हमारा तंत्र का कार्य प्रभावित होता है, हमारी पेशियां जो है प्रॉपर कार्य नहीं करती हैं, पाचन क्रिया हमारी प्रॉपर नहीं रहती है, जिस कारण से हमारे मसल्स जो है कमजोर हो जाते हैं। हमारी जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने से लकवे जैसी स्थिति भी बन जाती है। और ये लक्षण सामूहिक रूप से बेरी बेरी कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन बी की कमी से जो अल्पता रोग होता है, जो डेफिशिएंसी रोग होता है, उसका नाम क्या है? बेरी बेरी। तो इसलिए आप देखें कि विटामिन बी आपके शरीर के लिए कितना आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम तीसरे विटामिन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम अगर हम देखें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल।
कहां पाया जाता है विटामिन सी भाई? विटामिन सी के स्रोत जो हैं खट्टे फल होते हैं। सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू में, संतरे में, मौसमी में, आंवले में, अमरूद में और आदि आदि। ये इसके सबके स्रोत हैं विटामिन सी। कार्य क्या करता है विटामिन सी? कार्य की बात आती है। विटामिन सी का कार्य जो है वो मैट्रिक्स का निर्माण, मैट्रिक्स उत्कों में 9th क्लास में आपने पढ़ा है, मैट्रिक्स का निर्माण, कॉलेजन तंतु का निर्माण, कॉलेजन तंतु का निर्माण करता है, कॉलेजन तंतु, और दांत के डेंटिन का निर्माण करता है, दांत के डेंटिन के निर्माण में सहायक है। डेंटिन क्या होता है? सहायक। तो डेंटिन, अगर हम दांत की बात करें, आपके दांत की, तो दांत में सबसे ऊपर एक कवर है जो आपके शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है, जिसे कहते हैं इनामेल। सबसे हार्ड ऊतक है ये आपके शरीर का। इसके नीचे का हिस्सा जो है वो कहलाता है डेंटिन, दांत का जो हिस्सा है। तो इसके निर्माण, और उसके नीचे कैविटी होती है, इसके अंदर ही नर्व और ब्लड वेसल्स होती है, और ये आपका हो गया मसूड़ा। ये दांत का इनामेल, ये डेंटिन, ये गम, मसूड़ा। तो डेंटिन के निर्माण में भी हेल्प करता है कौन? विटामिन सी। और अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो क्या होगा? इसकी कमी से मसूड़े फूल जाते हैं, उनसे रुधिर निकलने लगता है, रुधिर निकलता है, और जिनमें विटामिन सी की कमी है उनमें अगर उन्हें कभी चोट लग जाए तो उनका जख्म भी काफी जख्म भरने में देरी होती है, देर से जख्म भरता है। तो ये सब काम जो है विटामिन सी, और है ये खट्टे फलों में। और विटामिन सी में एक और खास बात होती है, ये विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी केवल कच्चे रूप में ही, कच्चे फल और सब्जी से ही हमें प्राप्त होगा। अगर इसे गर्म किया जाएगा तो ये नष्ट हो जाता है। और इस रोग को, जिसमें मसूड़े से फूल जाना, रुधिर निकलना, ये रोग क्या कहलाता है? स्कर्वी रोग कहलाता है। इस रोग को हम क्या कहते हैं? स्कर्वी। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगला विटामिन, जो कि है विटामिन डी। विटामिन डी, इसके रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है, कैल्सीफिरोल है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें, विटामिन डी कहां कहां पाया जाता है बच्चों, तो विटामिन डी होता है मक्खन में, अंडे की जर्दी में, मक्खन में, अंडे की जर्दी में, कलेजी में, कलेजी यानी लीवर है ना, जिगर में, गुर्दों में, और सूर्य के प्रकाश में। ये विटामिन चूंकि सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर के भीतर निर्मित होता है, इस कारण इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सूर्य के प्रकाश का विटामिन भी कहते हैं,
धूप का विटामिन भी कहते हैं, सूर्य के प्रकाश का विटामिन, विटामिन या सनशाइन विटामिन, धूप का विटामिन, विटामिन डी। कार्य क्या है विटामिन डी का? विटामिन डी हमारी आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है। कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण अच्छा होगा अगर हमारे में विटामिन डी होगा। ये हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है, हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है कौन? विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और जब बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इस रोग को कहते हैं रिकेट्स। अंग्रेजी में कहेंगे इसे रिकेट्स और हिंदी में इसे कहते हैं सूखा रोग। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों में? रिकेट्स या सूखा रोग। वयस्कों में भी जब विटामिन डी की कमी होती है तो उनकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और उनमें जो रोग होता है उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया ये रोग होता है। इज दैट क्लियर? तो ये था विटामिन डी के बारे में। सूर्य के प्रकाश में बनता है विटामिन। जब आप छोटे होते हैं आपकी माताजी आपको तेल मालिश करती हैं और तेल मालिश करके आपको धूप में लिटा देती हैं। कॉन्सेप्ट ये रहता है कि इनकी हड्डियां, बच्चों की हड्डियां क्या होंगी? मजबूत होंगी। कारण वही है कि विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश में, उसकी अल्ट्रावायलेट रेज में हमारे शरीर में होता है और हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल। कक्षा 10 के जो छात्र हैं अगर उनके रासायनिक नाम याद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, ये केवल मैंने आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए लिखे हैं। प्राय कक्षा 10 में विटामिन्स के रासायनिक नाम नहीं पूछे जाते हैं। सामान्यतः आपसे स्रोत के बारे में पूछ लिया जाता है, उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछ लिया जाता है, या उनके कार्य के बारे में पूछ लिया जाता है, या जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। इस प्रकार के सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रासायनिक नाम सामान्यतः 10वीं के स्तर तक अब नहीं पूछे जाते, तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफिरोल है। और अगर हम इसकी स्रोत की बात करें तो स्रोत है इसका गेहूं, सोयाबीन, अंडा है, तेल, ये इसके स्रोत हैं। मनुष्य में विटामिन ए का कोई महत्वपूर्ण कार्य अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। केवल इतना ज्ञात है कि ये कुछ एंजाइमों के साथ एक सह एंजाइम का कार्य करता है, लेकिन चूहों में और खरगोश में ये उनकी जनन क्षमता को प्रभावित करता है। यानी उनकी जो जनन क्षमता है उसे प्रभावित करने वाला विटामिन कौन है? विटामिन ए। इसलिए इसे कभी कभी जनन विटामिन भी कह दिया गया है। मनुष्य में इनका कोई महत्वपूर्ण कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है, तो इसलिए हमारी दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि से इसका ज्यादा महत्व नहीं है। अब आते हैं अगले विटामिन की तरफ,
और वह है विटामिन के। रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन, क्विनोन, विटामिन के का। विटामिन के स्रोत क्या हैं? इसके स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, गोभी, पनीर आदि। ये इसके स्रोत हैं विटामिन के। कार्य क्या करता है? विटामिन के हमारे लीवर में, हमारे यकृत में एक महत्वपूर्ण पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायता करता है। इसकी सहायता से यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है। क्या करता है ये प्रोथ्रोम्बिन? ये प्रोथ्रोम्बिन बच्चों रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। किस चीज में है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का जमना। क्या होता है रुधिर का थक्का? जब आपको कभी चोट लग जाती है और चोट लगने पर रुधिर बहने लगता है, तो प्राकृतिक रूप से आपके रुधिर के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर थक्का जमता है, यानी तंतुओं का एक जाल, धागों का एक जाल बन जाता है। और ये धागों का जाल बनना कहां से प्रारंभ होता है? प्रोथ्रोम्बिन इसमें महत्वपूर्ण योग करता है, और उस जाल में जो आपकी रुधिर कणिकाएं हैं वो फंस जाती हैं और बाकी रुधिर बाहर नहीं बह पाता। इसे ही कहते हैं हम रुधिर का थक्का जमना। और इस रुधिर के थक्का जमने के लिए हेल्पफुल है प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक है विटामिन के। अतः जिसमें विटामिन के की कमी हो जाती है उनमें रुधिर का थक्का जमने में मुश्किल होती है, जिससे उनमें अत्यधिक रुधिर की हानि हो सकती है। तो इस प्रकार से ये थे विटामिन्स जो आपने आज अध्ययन किए हैं। अब हम अगली वीडियो में, क्योंकि हम भोजन के सभी अवयव के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम भोजन के पोषण की जो क्रिया है उसे मनुष्य के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। आशा है आपको ये सब बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। एक निवेदन आपसे करूंगा कि अगर मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम मनुष्य में पोषण क्रिया को अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।